नमस्कार, बहुत स्वागत है आपको हमारो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बड़ी खबर से बताते चले आपको कि जापान दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, जहां मुख्यमंत्री और जापान के उद्योग मंत्री के बीच एक अहम मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच में कई व्यापारिक मुद्दों पर बातचीत हुई है। सीएम ने मंत्री ईशी ताकू को समिट के लिए आमंत्रित किया है। जापान की कई कंपनियों ने नीमराना में इन्वेस्ट कर रखा है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सीएम जापान दौरे पर हैं। तस्वीरें भी आपको मीटिंग की दिखा रहे हैं। द्विपक्षीय वार्ता यहां पर आप देख सकते हैं। इन्वेस्टर्स समिट के लिए राइजिंग राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, साथ ही प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम, और वहीं चीन के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनसे जिनसे बातचीत की जा रही है वो भी आपके सामने उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। जहां इन्वेस्टर समिट को लेकर चीन नहीं, जापान के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जो सीएम ने मंत्री ईशी ताकू को समिट के लिए आमंत्रित भी किया। इसके पहले कोरिया में 2 दिन बिताए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। राइजिंग राजस्थान में कोरिया से भी उन्होंने जहां स्टेज पर बात की, राजस्थान के तमाम चीजों को बताया, वहीं इन्वेस्टमेंट करने के क्या फायदे होंगे कोरिया में। और अब जापान की तरफ सीधे रुख। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन भी किया। जापान के टोक्यो में स्थित प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। ये सीधे तस्वीरें आपके सामने हैं। टोक्यो के एडोगावा के फ्रीडम प्लाजा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मौजूद रहे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ देखिए, टोक्यो में स्थित जो महात्मा गांधी की मूर्ति है उसके ऊपर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिखाई पड़े। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा साथ में मौजूद। जापान में जहां पर राइजिंग राजस्थान को लेकर इन्वेस्टर्स से जहां लगातार मीटिंग हो रही है, उसके पहले कोरिया में इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग की गई। स्टेज पे भी गए जहां पर संस्कृति धरोहर की पहचान क्या है राजस्थान की भारत में वो भी बताई, और निवेश के जरिए क्या कुछ दृष्टिकोण रह सकते हैं उसको भी साझा किया। कोरिया के बाद सीधे जापान के दौरे पर राइजिंग राजस्थान। आपको बता दें कि 9, 10, 11 दिसंबर को 3 दिवसीय यह कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के पहले ही महाराष्ट्र की तरफ पहले रुक किए थे, जहां पर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर भी थे। स्टेज पर तमाम वो इन्वेस्टर्स, लोकल इन्वेस्टर्स भी आए थे महाराष्ट्र में, जहां पर रोड शो इसका किया गया था। वहीं से प्रारंभ उसका हुआ था। उसके बाद दिल्ली दौरे पर गए थे, जहां पर केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की थी, और अब जापान और कोरिया दौरे पर। और अब आपको बड़ी खबर बता दें एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक से, जहां आज फिर से 6 आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। रामू राम राय का 5 ट्रेनी सहित 9 आरोपी 2 दिन की रिमांड पे थे। 2 दिन की रिमांड की अवधि अब खत्म होने जा रही है। दोपहर को कोर्ट में पेशी होगी। इन सभी की आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा कल तक रिमांड पर हैं। तो आपको बता दें लगभग 60 से ज्यादा गिरफ्तारी एसआई भर्ती पेपर लीक में हो चुकी है। आरपीएससी के 2 सदस्य इसमें आए, एक तो बाबूलाल कटारा, दूसरा रामू राम राय का, उसके साथ ही 9 लोगों की रिमांड की अवधि आज कंप्लीट हो जाएगी, हो गई है कल तक। आज कोर्ट में पेशी है। वहीं बाबूलाल कटारा जो कि आरपीएससी के पूर्व सदस्य हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनकी जो रिमांड की अवधि है वो आज तक हो गई। आज यानी कि कल उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोपहर बाद इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद देखना है कि दलीलों के बाद से कोर्ट का क्या रुख रहता है। और चलिए चूरू के रतनगढ़ से बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि सालासर सड़क मार्ग पर लंबा जाम लगा हुआ है। लंबा जाम लगने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। क्षतिग्रस्त सड़क के कारण आमने सामने से 2 ट्रक फंस गए हैं। गांव भिंचुरी के पास करीब 4 घंटे से मार्ग अवरुद्ध है। ये सीधे तस्वीरें लंबी लंबी कतार में जहां पर गाड़ियां रुकी हुई हैं। सालासर सड़क मार्ग पर लंबे जाम से सैकड़ों वाहन वहां फंस गए हैं। ग्रामीणों की सूचना के बाद भी प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। सड़क में फंसे दोनों ट्रकों से भरी हुई है ईंट और बजरी। तो जो सड़क खराब थी, आमने सामने से जो ट्रक आ रही थी वो फंस गई हैं। दोनों ट्रकों में बजरी और ईंट भरे हुए हैं। लगातार ये देखिए सड़क के खस्ता हाल व्यवस्थाएं देख सकते हैं। और ये जो सड़क खस्ता हाल है, जहां कच्ची मिट्टी है, बारिश होने की वजह से दलदल जैसे वो नजर आ रहे हैं। इस बात की सूचना कई बार ग्रामीणों के द्वारा दी गई है, लेकिन कोई सुध नहीं लिया गया। जब आज ये पूरा मार्ग वाहनों की रफ्तार के वजह से थम गया है, तो उसके बाद से ये सीधे तस्वीर है।
और अब बात दौसा से बड़ी खबर की, जहां मोरेल बांध में युवक के बहने का मामला सामने आया। दरअसल मोरेल बांध से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक युवक का शव मिला। कांकरिया डैम में युवक रिंकू मीणा का मिला शव। कल दोपहर से ही एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम लगातार प्रयास कर रही थी। करीब 20 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद मृत अवस्था में रिंकू मीणा का शव मिला है। बुधवार को मोरेल डैम में नहाते समय बह गया था रिंकू। मोरेल डैम है ये, जिसमें आप देखिए कि सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी है और पानी बरस रहा है तो फिसलन होगी ही होगी, काई इस पे जमा होगी, लेकिन उसके बाद भी ये अपने जान की परवाह करते नहीं। नहाने का शौक इनको ज्यादा था, इसीलिए वो सीढ़ी से उतरते हुए नहाने जा रहे थे, लेकिन इसी सीढ़ी से वो फिसल कर सीधे चले गए जहां वो बह गए। 20 घंटे से ज्यादा एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम यहां पर जुटी रही। उसके बाद से रिंकू मीणा का शव बरामद हुआ। और अब बात धौलपुर से बड़ी खबर की। धौलपुर से बड़ी खबर यह है कि टापू पर फंसे लोगों और बच्चों का रेस्क्यू कर लिया गया है। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सकुशल इन सबको बाहर निकाला गया। टापू पर 8 बच्चे और ग्रामीण फंसे हुए थे। प्रशासन ने एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू करवाया। बुधवार सुबह बकरियां चराने के लिए गए थे। रात 1 बजे सभी का रेस्क्यू किया गया, लेकिन जब बकरियां चराने गए थे तब बारिश नहीं हुई थी, लेकिन अचानक से मूसलाधार बारिश होने से नदी नाले उफान पे आ गए और उस पार गए बच्चे, 8 बच्चे और ग्रामीण वो फंस गए। उसके बाद सूचना लगी, तुरंत फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 3 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। रात के 1 बजे उन 8 बच्चों और ग्रामीणों जो उस पार फंसे हुए थे नाले के, उनको बाहर सकुशल निकाला गया। ये सीधे तस्वीरें रात के रेस्क्यू ऑपरेशन की, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 3 घंटे लग गए, रात का समय, ऊपर से नदी नाले उफान पे। उस तरफ जो बकरियां चराने के लिए 8 बच्चे और ग्रामीण गए थे, उनको धीरे धीरे करके एक एक को निकाला गया। बच्चों को, ग्रामीणों को अपने परिजनों को सुपुर्द कर दिया। जो ग्रामीण थे वो अपने घर को सकुशल वापस लौटे। और इधर हिंडौन में आफत की बारिश से एक बार फिर बाजारों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई बाजार और कॉलोनियों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। अभी भी लगातार बाजार में पानी की आवक जारी है। 1 महीने से अधिक समय गुजरने के बाद भी कोई भी हालात नहीं सुधरे नजर आ रहे। हिंडौन शहर में कई जगह पर हालात इसी तरह है। कटरा बाजार, कंबलवाल गली, सराफा बाजार, भायलपुरा, शीतला चौराहा, मोहन नगर सहित कई बाजार जलमग्न हुए हैं। जाट की सराय, सीताबाड़ी, खटीपाड़ा, धाकलपोटा, दुब्बेपाड़ा, गुलशन कॉलोनी, ईदगाह कॉलोनी में पानी भर गया है। कई बाजारों की दुकानों में भी पानी घुस गया है। सामान खराब हो गए हैं। दुकानों के अंदर जो पानी घुसने से बाजारों और कॉलोनियों में किस तरह से पानी बना। हिंडौन के कई पुराने मकानों के गिरने की आशंका बनी हुई है। नाले में भरे कचरे की सफाई नहीं होने से जल भराव हो रहा है। व्यापारी प्रशासन से नाराजगी जता रहे हैं। प्रशासन ने गंभीरता से कोई भी वहां पर सॉल्यूशन, स्थायी प्रबंध नहीं किया है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिन तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिंडौन गंगापुर, हिंडौन टोडा भीम और हिंडौन बयाना मार्ग बाधित हो रहा है। सवाई माधोपुर की खबर है। जिला मुख्यालय पर मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और जिसके चलते सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। लटिया नाला अपने पूर्व वेग से बह रहा है। लटिया की शहर स्थित पुलिया पर भी पानी का तेज बहाव है, जिस कारण वो क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिया के ऊपर लटिया का पानी जा रहा है। जिला मुख्यालय के कई निचले इलाके की बस्तियां पानी में जलमग्न हो गई हैं। दर्जनों की तादाद में गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। जिला अस्पताल में चारों ओर पानी भर गया है, जिसपे जिला अस्पताल परिसर के भीतर ही गाड़ियां 3 से 4 फीट पानी में डूब गई हैं। भारी बारिश और बाढ़ की हालातों को देखते हुए जिला कलेक्टर ने कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की क्लासों की छुट्टी कर दी है। कलेक्टर खुद अपनी टीम के साथ अतिवृष्टि से प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों को अलर्ट मोड पर रखकर सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील कर रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस तरह नदी नाले में स्कूली बस देख सकते हैं और उसके तरफ दूसरी तस्वीर भी आप देखिए। और चलिए मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट ये है कि आज प्रदेश के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अलवर, बारां, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर में भारी बारिश के आसार हैं, जबकि 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अलग अलग जिलों की खबरें भी हम आपको बता रहे हैं। इसके पहले आप देख सकते थे कि किस तरह से जल भराव था, किस तरह से जो जिला प्रशासन है वो सड़कों पर उतरे हैं, हालातों का जायजा लिया है। जहां अति भारी बारिश हो रही है वहां पर बच्चों की स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। उसके बाद भी 7 जिले ऐसे हैं, अलवर, बारां, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसका मतलब वहां पर हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं, जबकि 20 ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार
राजस्थान में बारिश आफत बनकर टूट रही है। जो रेगिस्तान इलाका था वहां पर भी मूसलाधार बारिश होने की वजह से सड़क, नाली, नदी सब उफान पर है। और इधर करौली में भी बारिश के साथ तेज हवा का असर देखने को मिला है। तेज हवा से एक पेड़ और बिजली का पोल धराशायी हो गया। विद्युत पोल और पेड़ गिरने से मुख्य रास्ता बंद हो गया है। लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह तेज बारिश के साथ हवा चली। हवा चलने की वजह से जो पेड़ था, जो बिजली के खंभे थे, वो रोड पर ही गिर गए। रोड पर गिरने की वजह से वहां आवागमन बाधित हो गया। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इधर भरतपुर जिले से भी ऐसी ही बड़ी खबर है, जहां बाराचा बांध में पानी की आवक बढ़ गई है। डांग इलाके में हुई जोरदार बारिश से बांध लबालब हो गया। बांध के 4 से 5 गेट खोले गए हैं, जो कि 5-5 फीट खोलकर 5000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। सीजन में अब तक की सबसे ज्यादा पानी की निकासी की जा रही है। कई गांव ऐसे हो सकते हैं जो पूरी तरह जलमग्न हो जाए। प्रशासन ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। चलिए अब बात भीलवाड़ा से बड़ी खबर की, जहां बनेड़ा क्षेत्र में निर्माणाधीन घर की छत गिर गई है। बनेड़ा क्षेत्र के कुंवार गांव की यह घटना है, जहां पर निर्माणाधीन जो घर था उसकी छत भरभरा कर गिर गई। भारी बारिश के चलते निर्माणाधीन घर की छत गिरी है। बाइक सहित घर का सामान छत के नीचे दब गया। परिवार के 3 सदस्यों को चोट भी आई है। घायलों का बनेड़ा अस्पताल में इलाज जारी है। तो ये निर्माणाधीन घर था। जोरदार बारिश हुई, छत कमजोर थी, भरभरा कर छत गिर गई। नीचे बाइक और घर के सामान दब गए। सामान तो दबे ही, बाइक तो जो नुकसान पहुंचा होगा वो पहुंचा ही, लेकिन इसके साथ साथ घर के 3 लोग को चोट भी आई है, जिनका बनेड़ा अस्पताल में इलाज जारी है। और इधर भरतपुर में भी बारिश का दौर जारी है। बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। संभागीय आयुक्त कार्यालय में विशालकाय पेड़ धराशायी हो गया। पानी भरने के कारण अचानक ही गिर पड़ा ये पेड़। संभागीय आयुक्त कार्यालय का अंदर का रास्ता बंद बताया जा रहा है। कार्यालय में अंदर ही विशाल पेड़ लगा हुआ था, जो टूटकर एक साथ गिर गया। गनीमत ये रही कि उस दौरान उस रास्ते से कोई भी निकल नहीं रहा था। ऐसा हो सकता था कि अगर कोई निकलता और ये बड़ा सा पेड़ अगर उसके ऊपर गिरता या गाड़ी के ऊपर गिरता तो गाड़ी चकनाचूर हो सकती थी, कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बारिश का दौर जारी है। देर रात से ही रुक रुक करके बारिश हो रही है। जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाके में बारिश का दौर जारी है। और डांग इलाके में हुई बारिश से जिले का जो सबसे बड़ा बांध है, बांध बारेठा, उसमें पानी की आवक बढ़ी है। और ऐसे में पानी जो बांध है उसके गेट खोल करके 5-5 फीट गेट खोल करके पानी की निकासी की जा रही है। शहर के हालातों की बात की जाए तो जलमग्न के हालात नजर आ रहे हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आएगा और पानी निकासी की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं आ रही है। शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी कई गांव ऐसे हैं जो जलमग्न है पूरी तरह। वहाँ भी प्रशासन की कोई व्यवस्था जो है वो नजर नहीं आ रही है। लोग लगातार प्रशासन को सूचना दे रहे हैं कि उन्हें व्यवस्थित किया जाए। उनकी जो परेशानी हो रही है उन्हें खाने पीने का सामान उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि कई गाँव ऐसे हैं जहाँ 4 से 5-5 फीट पानी भरा हुआ है। और आप ये जिला मुख्यालय के हालात देखिए। ये जो सड़क है वो संभागीय कार्यालय, IG कार्यालय, जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने होकर के निकलती है, लेकिन यहाँ पर हालात देखिए कि जो सड़क है वो दरिया बनी हुई है। पूरी तरह पानी ही पानी आपको नजर आएगा। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। ये संभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने का नज़ारा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह पानी जो है वो भरा हुआ। और सबसे बड़े बात यह है कि शहर की कई कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो पूरी तरह जलमग्न नजर आ रही हैं। हालात ऐसे हैं कि अभी भी बारिश हो रही है। रात भर हुई बारिश के बाद ये हालात नजर आ रहे हैं। ये तो जब है कि जब रिमझिम बारिश हो रही है। अगर झमाझम बारिश हुई तो बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर नजर आएंगे। और आप कह सकते हैं कि किसी भी तरह से यहाँ पर पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सरकारी कार्यालय है वो भी पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। ये संभागीय कार्यालय के सामने इतना पानी है कि निकलना लोगों का मुश्किल हो रहा है। जो कर्मचारी यहाँ आ रहे हैं वो भी नहीं निकल पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जनसुनवाई कार्यालय के सामने पानी भरा हुआ है। उसके साथ साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय है, वहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। इस तरह के जो हालात हैं वो ग्राउंड जीरो पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि भरतपुर में किस तरह के हालात हैं। ये देखिए सामने संभागीय आयुक्त कार्यालय है और संभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने करीब 1.5 फुट से अधिक जो पानी है वो यहाँ पर भरा हुआ है। और पूरी तरह हालात ऐसे हैं कि लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। और चलिए अब बात जयपुर से बड़ी खबर की, जहां नाहरगढ़ पहाड़ी के जंगलों में 2 भाइयों के भटकने का मामला
लगातार 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक राहुल पराशर का कोई भी सुराग नहीं लगा। राहुल जिंदा है या किसी अनहोनी का शिकार हो गया, इसका भी कोई सुराग अभी तक नहीं लग पाया। राहुल को लेकर ठोस नतीजे पर पुलिस पहुंच ही नहीं पा रही है। मिसिंग मिस्ट्री के साथ ही आशीष की मौत पर भी आशीष की जो गुत्थी है वो सुलझ गई है। आशीष की मौत महज हादसा है या साजिश, इस पर भी सवाल है। घटना का सीन रिक्रिएशन कर जांच पड़ताल शुरू की जा रही है। अब शास्त्री नगर एसीपी भोपाल सिंह को ये पूरे केस की जो जांच है वो सौंप दी गई है। तो अब ये पूरा केस लीड करेंगे शास्त्री नगर के एसीपी भोपाल सिंह। राहुल पराशर और आशीष पराशर की तस्वीर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ये नाहरगढ़ पर गए थे घूमने के लिए, तभी दोनों भाई लापता हो गए थे, लेकिन आशीष तो मिल गया, लेकिन राहुल की अभी भी तलाश जारी है। विष्णु लगातार हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। विष्णु, अब ये वाकई एक अनसुलझी पहेली ही बनकर रह गई है। आशीष की मौत कैसे हुई इसका भी पता नहीं, राहुल कहां है इसका पता नहीं, और अब ये केस भी एसीपी भोपाल सिंह को हैंडओवर किया गया है। विष्णु, और क्या लेटेस्ट अपडेट है? बिल्कुल, देखिए मिसिंग मिस्ट्री के साथ साथ एक गैप मिस्ट्री भी बनती जा रही है, क्योंकि 1 सितंबर को जबकि आशीष और उसका बड़ा भाई राहुल जब रविवार की सुबह नाहरगढ़ पहाड़ी पर गए थे, उसके बाद अगले दिन आशीष की लाश झाड़ियों के बीच मिली। आशीष ने मौत से पहले बताया था अपनी मां को कि राहुल भी बिछड़ गया है, रास्ता भटक गए हैं। तो ऐसे में शुरुआत में पुलिस के करीब 300 लोगों ने सर्च अभियान को शुरू किया। स्थानीय लोग जुटे, हेलीकॉप्टर तक लगाए गए, बाहर से कंपनियां बुलाई गई, लेकिन अब 12 दिन के बाद भी पुलिस वो खाली हाथ है, बिल्कुल भी कोई सुराग नहीं लगा है। और वहीं पर आशीष की मौत कैसे हुई इसको लेकर पुलिस की दो राय है। राहुल जिंदा है या फिर किसी अनहोनी का शिकार हो गया, वो क्या खाई में ही गिरा हुआ है, कहीं वहीं पे गिरा हुआ है, वहीं मिलेगा, या फिर वो जिंदा कहीं पहाड़ी से निकल चुका। तमाम कई सवालों के बीच में रह करके पुलिस उलझ चुकी है और अब तक कोई ठोस नतीजे पर या किसी ठोस जानकारी पर ठीक है। पुलिस बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और चलिए अब बात जयपुर से बड़ी खबर की, जहां जयपुर में जेडीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने 10 से 5 दुकानों को सील किया है। आगरा रोड स्थित निर्माणाधीन दुकानों को सील किया गया जेडीए के द्वारा। जेडीए बिल्डिंग बायलॉज के विरुद्ध ये दुकानें निर्माण करवाई गई थी, जिनको सीज किया गया है। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेंद्र शर्मा के निर्देशों के बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाते हैं जयपुर में जेडीए की बड़ी कार्रवाई। ज्यादा जानकारी के साथ रोशन संवाददाता फोन पर कनेक्ट है। रोशन, क्या जानकारी जेडीए की बड़ी कार्रवाई को लेकर? देखिए, जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने आगरा रोड के ऊपर ये ग्रीन पार्क की योजना है, इसकी भूखंड संख्या S1 से लेकर S10 के ऊपर जो निर्माणाधीन जो अवैध दुकानें थी उन्हें सीज किया गया है। जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने जब शिकायत मिली तो इन्हें नोटिस दिया गया था। जेडीए बाइलॉज की जो धारा है 32 और 33 के तहत इन्हें नोटिस दिया गया था। जब जेडीए इनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो इन्हें अवैध निर्माण हटाने के लिए निर्देश दिए गए, लेकिन जब अवैध नहीं निर्माण हटाया गया तो आज प्रवर्तन दस्ते ने इस पूरे जो निर्माण को सीज कर दिया गया है। तो ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेंद्र शर्मा के नेतृत्व में जो बड़ी कार्रवाई है, जिस तरीके से राजधानी जयपुर में जो अवैध निर्माण करता है, जो निर्माणों का जो सिलसिला जारी है, उसके विरुद्ध कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जो कोशिश की जा रही है जेडीए प्रवर्तन दस्ते की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रोशन। और वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।